अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कोहाट से, जहाँ चचा और भतीजे में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। फायरिंग का वाक़या कोहाट के नवाही इलाके खरमातों में पेश आया। पुलिस के मुताबिक चचा और भतीजे के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। आज तर्क कलामी के बाद मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और भतीजे ने चचा पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर दूसरे रिश्तेदार भी आ गए और फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। कोयटा में दस्ती बम धमाके में 3 लड़के जान से गए, 2 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नूरुल आरफीन रिपोर्ट करेंगे। कोयटा में दस्ती बम का धमाका, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वाकया थाना खरोटाबाद की हदूद किली लाला खान बादेजई में पेश आया। जाँ बहक होने वाले एक बच्चे के वालिद रोजी खान कहते हैं उनका बेटा और 2 भतीजे महल्ले के बच्चों के साथ खेल रहे थे, जहां से वापसी पर उन्हें खिलौना नुमा दस्ती बम मिला। इस दौरान पिन निकलने से धमाका हुआ और बच्चे इसकी जद में आ गए। वाक़े के बाद जाँ बहक और जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये 4-5 बच्चे था, सारा हमारा किली वाला है। ये उधर गया तो वो तालाब पर नाले क्या है, तो बस उस तरफ से जो आ रहे हैं लाला खान के मदरसे के साथ, इसके साथ ये गरनट मिला हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में मरने वालों की शनाख्त 13 साला शाइस्ता खान, 15 साला अदनान और 18 साल के इकराम के नाम से हुई है, जिनमें 2 चचाजाद भाई भी शामिल हैं। जख्मियों में 11 साला एहसानुल्लाह और 10 साला इज़्ज़तुल्लाह भी शामिल हैं। पुलिस और सीटीडी की तफ्तीशी टीमों ने मौका पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने वाले डाकुओं की लूटमार की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। डाकू ऑटो स्टोर पर डकैती करके भागे थे। पेट्रोलिंग करती पुलिस पार्टी से झड़प हो गई, जहां डाकुओं की फायरिंग से एहलकार शहीद हो गया। मुल्जिमान की तलाश जारी है। सदर डिवीजन में बेलगाम डाकू पुलिस एहलकार की जान लेने से पहले लूट मार करते रहे। सुंदर में कांस्टेबल कैसर को शहीद करने वाले 4 मुल्जिमान ऑटो स्टोर में डकैती कर रहे थे, जिसकी इत्तला पर पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। इसी दौरान अमले को यरगमाल बनाकर लूटने वाले मुसल्लह मुल्जिमान वारदात करके फरार हो गए। डकैत गिरोह के इन्हीं 4 मुल्जिमान ने चंद किलोमीटर के फासले पर फिर लूटमार शुरू की तो पुलिस की वही पेट्रोलिंग टीम पहुंच गई। पुलिस को देखकर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी और गोली कांस्टेबल कैसर के सीने में जा लगी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को ट्रेस करने की कोशिशें जारी हैं। जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सियालकोट में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर से 1 करोड़ 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली। मनाजिर आप देख सकते हैं। सियालकोट में यह वाक़या पेश आया, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में चोरी की यह बड़ी वारदात देखी गई। चोर अलमारी का ताला तोड़कर 1 करोड़ 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली। अटक से अफसोसनाक खबर, जहां बस पर फायरिंग से ड्राइवर जाँ बहक हो गया। बस बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई। 28 खवातीन जख्मी हो गई। वाक़या अटक की तहसील हसन अब्दाल के करीब हरीपुर रोड पर पेश आया। पुल पर घात लगाए नामालूम मुल्जिमान ने बस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से ड्राइवर जाँ बहक हो गया। बस बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी, जिसके बायस बस में सवार बिस्किट फैक्ट्री की 28 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी खवातीन को तहसील अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया। 5 खवातीन की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खैरपुर में कार और कोच में तसादम से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी को अहले इलाका और मोटरवे पुलिस ने खैरपुर और गंबुट अस्पताल मुंतकिल किया, जहां मजीद 3 अफराद दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हार गए। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई है। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 6 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 7 अफराद अब भी ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर निजी फैक्ट्री की बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में मां 3 बच्चों समेत जाँ बहक हो गई। पुलिस ने बस तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, क्या बताना है पुलिस का अब तक इस वाक़े से मुतालिक?
जी, फिरोजपुर रोड पर कमाहा मेट्रो स्टेशन के करीब ये हादसा पेश आया है, जिसमें एक तेज़ रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया है और इस हादसे के नतीजे में एक खातून और इसके 3 बेटे जाँ बहक हो गए हैं। भट्टा चौक से ये फैमिली जो है कहना की तरफ जा रही थी, क्योंकि इनकी रिहाइश जो है वो कहना में है। कमाहा स्टेशन के करीब इनके पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार बस, जो कि एक निजी फैक्ट्री की बताई जाती है, उन्होंने इस मोटरसाइकिल सवारों को बैक साइड से हिट किया और रोंदते हुए अपने साथ आगे तक लेती आई है। खातून की शनाख्त सबा के नाम से, जबकि उसके बेटों की शनाख्त अहमद, अलमास और अयान के नाम से हुई है। इस हादसे में इस खातून का शौहर रमज़ान और एक बेटी जो कि इस मोटरसाइकिल पर सवार थे वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बस को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। ड्राइवर मौका से फरार था। पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इन जाँ बहक अफराद की मैयतें जो हैं वो ज़रूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले की जाएंगी। पुलिस का ये कहना है कि बस ड्राइवर की गफलत के बाइस ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जी, जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लोधरा मुल्तान शाहरा की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि NRO ना मिलने पर माफियाज परेशान हैं। माफियाज चाहते हैं किसी तरह ये हुकूमत गिर जाए और स्टेटस को बहाल हो जाए। खुद को जमहूरी इत्तेहाद कहते हैं और फौज से कह रहे हैं कि वो हुकूमत गिरा दे। ये अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया का हर वो मुल्क जहाँ माफियाज मौजूद नहीं, वहाँ तरक्की हो चुकी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। वो भी मुल्क खुशहाल है, वहाँ कानून की हुक्मरानी है, वहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, वहाँ कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई कब्जे माफिया नहीं है, वहाँ कोई पॉलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरबों डॉलर, डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह गिरा दो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोरोना से बचाव के लिए आलमी मालियाती इदारों से मिलने वाले फंड्स का हिसाब देने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा कि IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए, वो इमदाद कहाँ खर्च हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी $1.5 अरब की इमदाद दी। बताया जाए कि ये फंड किन मंसूबों पर लगाया गया। वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन कहाँ खर्च किए। कोरोना रिलीफ फंड में पाकिस्तानियों ने अरबों रुपए जमा करवाए, वो कहाँ खर्च हुए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोका हुआ है। खरबों रुपए के घपलों पर कौम इमरान खान को माफ़ नहीं करेगी। ऑडिट रिपोर्ट फिलफोर जारी की जाए। अच्छे माशी अशारियों के बावजूद अपोजिशन तनकीद क्यों कर रही है। हुकूमती टीम जवाब देने मैदान में आ गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बोले नून लीग के गलत फैसलों से $20 अरब का नुकसान हुआ। ये भी कहा कि IMF के पास शौक से नहीं मजबूरी में गए, टैक्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे। मईशत का बेड़ा गर्क नून लीग ने किया। मसनूई तरीके से रुपया मजबूत रखा गया। कर्जे लेकर जाली शरह नमू दिखाई। करंट अकाउंट खसारा $20 अरब तक पहुंचा दिया था। कर्जा कमीशन की रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने लीगी दौरे हुकूमत का किया धरा बता दिया। ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया, तो वो जो छोड़ के गए तो वो फिर किसने भुगता? PTI की हुकूमत ने भुगता। लेकिन इमरान खान को आप क्रेडिट दें, चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश। शौकत तरीन ने वुज़रा के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगले 2 साल में टैक्स रेवेन्यू 7,000 अरब तक ले जाएंगे। IMF के पास जाना मजबूरी थी, लेकिन बजट में अवाम को रिलीफ देंगे। आप इस बजट में देखेंगे एग्रीकल्चर को इंसेंटिव देंगे, एक्सपोर्ट्स को देंगे, इंडस्ट्री को देंगे, IT को देंगे, टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे। बेसिकली टैक्स बेस को बढ़ाएंगे। कोई FBR वाला हरास नहीं कर सकेगा।
वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, बड़ी सनतें तरक्की कर रही हैं, ओपोजिशन से माशी तरक्की के अदादो शुमार हजम नहीं हो रहे। बेहतरी का एतराफ मगर तनकीद भी। मुस्लिम लीग नून का प्री बजट सेमिनार मौजूदा और पिछली हुकूमत के मवाजने का सेमिनार बन गया। तमाम मतवालों की तान खिलाड़ियों को अनाड़ी साबित करने की कोशिश पर टूटी। शाहिद खाकान और एहसन इकबाल ने मुल्की हालात का मलबा इलेक्शन 2018 पर डाल दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के प्री बजट सेमिनार में पीटीआई सरकार पर जोरदार वार। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान ने मुआशी अबतरी का मलबा इंतखाबी नताइज पर डाल दिया। नेगेटिव ग्रोथ है 3 साल की, बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे जा रहे हैं। ये 2018 के इलेक्शन की चोरी का नतीजा है। ये ट्वीटों से ये मसला नहीं हल होगा। एहसन इकबाल ने माजी के तल्ख हकायक के तसलसल का शिकवा कर डाला। 1999 में भी हमारी हुकूमत को फौजी मार्शला के जरिए निकाला गया और 2018 में भी बकौल शख्स से जुडिशल मार्शला के जरिए निकाल दिया गया। पाकिस्तान का मसला लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मोहम्मद जुबैर का भी खूब जारहाना अंदाज। कहा, हुकूमती अखराजात कम हुए ना ही रेवेन्यू बढ़ा। कहाँ हैं वो 200 माहिरीन जिन्होंने मईशत को 4 चांद लगाना थे। हमें बता के थक गए थे कि जी 200 हैं ऐसे जो दुनिया की मईशत चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं मिला। कहाँ पहुंचे? डॉक्टर हफीज शेख के पास, यानी कि पीपल्स पार्टी के पूरे दौर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको रख के अपनी मईशत ठीक कर रहे हैं नया पाकिस्तान बनाने के लिए। द टाइम हैज कम टू चेंज द कप्तान हिमसेल्फ। सेमिनार में बिजली, गैस से आटे, चीनी तक की कीमतों और बढ़ती बेरोजगारी और गुर्बत का खूब चर्चा। खुरम दस्तगीर बोले, इस हुकूमत ने सिर्फ भूख ही बांटी है। मजदूर और मेहनत कश तबके को लंगर खाना नहीं, कारखाना चाहिए। लीगी रहनुमा एक तरफ हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं पॉलिसियों से फ़ायदा उठाया जा रहा है। हुकूमती स्कीम से मिफ्ता इस्माइल की कंपनी ने भी कर्जा लिया, जिसका एतराफ़ उन्होंने खुद भी किया। सेमिनार में तरसीलात ज़र बढ़ने का एतराफ़ किया, लेकिन माशी पॉलिसियों की नाकामी का रोना भी रोते रहे। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। कैडीलैंड का नफा नुकसान बढ़ गया नहीं, उसका इससे पीटीआई सरकार पर तनकीद के वार करने वाले मिफ्ता इस्माइल ने अपनी कंपनी के लिए हुकूमती कर्जा स्कीम से फायदा उठाने का भी एतराफ कर लिया। आपने इस हुकूमत में कर्जा लिया था इंडस्ट्री चलाने के लिए, इस्माइल इंडस्ट्रीज के लिए, तो क्या वो कर्जा आपने वापस कर दिया और उससे नफा हुआ या नुकसान हुआ? 1952 से मेरी कंपनी चल रही है, उस वक्त से जब से कर्जे ले रहे हैं और वापस कर रहे हैं, वक्त अल्लाह की मेहरबानी से। इससे कबल सेमिनार में साबिक वजीर खजाना ने तरसीलात ज़र बढ़ने के हकायक भी तस्लीम किए। एक चीज जो अच्छी हुई है वो रेमिटेंस बढ़ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिफ्ता इस्माइल हुकूमती पॉलिसियों का फल खा रहे हैं तो बेहतरी का क्रेडिट देने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? बहरहाल ये रेमिटेंस की जो क्रेडिट लेते हैं, तो मैं हमेशा ये कह चुका हूँ कि अगर मुर्गा अजान देता है उससे सूरज नहीं निकलता है, मुर्गा अजान दे या ना दे सूरज निकलेगा। गुज़िश्ता रोज भी समा ने एक सादा सा सवाल किया था, जिस पर मिफ्ता इस्माइल सटपटा गए थे। कैबिनेट की बॉटम लाइन भी बेहतर है, सुनने में आप इसकी तस्दीक कर दीजिए, क्या कारोबार में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप क्या समझते हैं आपके कारोबार में? कैडीलैंड का नफा या नुकसान बढ़ गया है नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। समा ने आईना दिखाया तो लीगी दौर में 35 करोड़ कमाने वाली कंपनी का मुनाफा खान सरकार में 1.5 अरब तक पहुंच चुका है। सेमिनार में भी मिफ्ता इस्माइल ने इस पर तो रोशनी ना डाली कि अगर अंधेर नगरी मची हुई है तो उनकी कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कैसे कर रही है। बस वही रस्मी रोना रोते रहे, नाकाम मुआशी पॉलिसियों का राग अलापते रहे। लियाकत अली खान साहब पहले वजीर आजम थे और शाहिद अब्बासी से, लियाकत अली खान से लेकर शाहिद अब्बासी तक जितने वज़राए आज़म आए, सब ने मिलकर जितना कर्ज लिया उसका आधा कर्ज खान साहब ने 3.25 साल में ले लिया। इम्कान था कि मिफ्ता इस्माइल अपनी कंपनी के बढ़ने वाले मुनाफे की भी कोई माकूल वजह बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और वो चलते बने। बहुत शुक्रिया। सख्ती होगी या नरमी, तफसील थोड़ी देर बाद।
कोरोना वायरस से एक दिन में मज़ीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 21,105 हो गई। 24 घंटे में 1,893 नए केसेस भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रही। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। की तीसरी लहर कातल वायरस के वार थम न सके। 24 घंटे में मजीद 83 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,893 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रिकॉर्ड। MCOC के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा पंजाब में 52 अमवात हुई। सिंध में 16, खैबर पख्तूनख्वा 12, बलूचिस्तान 2 और आजाद कश्मीर में 1 मरीज जान से गया। 83 नई अमवात के बाद मुल्क में कोरोना से जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 21,105 हो गई। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 52,859 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,893 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में फाल केसेस 51,478 हैं। 3,846 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। मुल्तान में 62%, बहावलपुर 36, जबकि पेशावर और लाहौर में 31% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। कराची और एबटाबाद में 35%, मुल्तान 37 और बहावलपुर में 33% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। कोरोना की पाबंदियों में 7 जून से नरमी होगी या सख्तियां बरकरार रहेंगी, फैसला करने का वक्त आया तो सिंध हुकूमत तकसीम हो गई। वज़ीर तालीम सईद गनी को ताजिरों की परेशानी का एहसास है, लेकिन वज़ीर सेहत कहती हैं ताजिर खूब कमा रहे हैं। ईद के 7वें दिन नंबर 2000 को क्रॉस कर गया था। इन पाबंदियों की वजह से वो 1000 तक आ गया। कमी नहीं आई है, उसकी जो कर्व है, जो हमारा ग्राफ है, वो नीचे नहीं गया है। आज भी जो टास्क फोर्स का इजलास हुआ उसमें यही चीज़ें हुई कि अब इनको आहिस्ता आहिस्ता में खोलना किस तरह से। ये NPIs की डिसीजन बहुत तफसील से माहिरीन के साथ बैठ के डिस्कस करके ये NPIs हमने आगे बढ़ाए। हमें ये हिदायत की गई कि बात करें, हम कराची चैम्बर के नुमाइंदों को बिठाएं टास्क फोर्स की मीटिंग में और उनके सामने सारी बातें हों, फिर उनकी मुशावरत से हम इसको रीओपनिंग की तरफ जाएं। इस तरह से डिसीजन नहीं होते कि क्योंकि मैं अपनी कमाई करना चाहता हूँ तो आप मेरी डिसीजन पे आप जो है चलें, ये नहीं हो सकता। रीओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, नरमी करने जा रहे हैं, सख्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता जो पाबंदियाँ वो रिमूव करने जा रहे हैं। आवाम की बेहतरी है कि हम जो SOPs हैं उन पे हम मुतवातर हम वो जो है वो सख्ती बरकरार रखें। मैंने CM साहब को मैसेज किया लेकिन मुझे जवाब आया नहीं, शायद किसी मीटिंग में होंगे तो मुझे उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा अगर अभी मुझे वो कहते हैं तो मैं भी कह दूंगा कि जी चलो 8 बजे खोलो जाके। 6 बजे तक दुकानें खुली हैं, क्यों नहीं वो, और सवेरे सुबह सवेरे से वो क्यों नहीं पहले आ जाते हैं, 12-1 बजे सो के उठते हैं। बड़ा नागवार सा फैसला है, बड़ा सख्त फैसला है, बुरा फैसला है, नापसंदीदा फैसला है कि जी 6 बजे बंद करना है। कोई माशी कत्ल नहीं हो रहा, कमाई हो रही है। जितनी शॉपिंग ऑनलाइन हुई है और ताजिर हजरात के जेब भरे हुए हैं वो कभी नहीं हुई। सिंध हुकूमत ने ताजरों को लॉकडाउन में नरमी की खुशखबरी सुना दी, लेकिन स्कूल खोलने का फैसला कल किया जाएगा। सूबाई वुज़रा कराची चैम्बर में आए तो छोटे ताजरों ने दो टोक कह दिया, हुकूमत चूहे बिल्ली का खेल बंद कर दे। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। ताजिरों का एहतजाज रंग ले आया। कारोबार शाम 6 बजे बंद करने से परेशान ताजिरों के लिए नरमी की जा रही है। कारोबारी औकात में कितना इजाफा होगा, सईद गनी ने इस पर वाज़े जवाब तो न दिया, लेकिन लॉकडाउन में नरमी की खुशखबरी सुना दी। जराए कहते हैं कि कारोबारी औकात 6 से बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिए जाएंगे। मैंने CM साहब को मैसेज किया लेकिन मुझे जवाब आया नहीं, शायद किसी मीटिंग में होंगे तो मुझे उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा अगर अभी मुझे वो कहते हैं तो मैं भी कह दूंगा कि जी चलो 8 बजे खोलो जाके। तो कोई नहीं, मैंने बार बार मैं चेक कर रहा था, अगर आपने देखा हो तो वो नहीं आया। लेकिन मैं ये आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये 1-2 दिन की बात है। कोशिश करेंगे कि आज हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाएगा, किसी हो जाएगा ये मसला का हल। इसमें और मुश्किलात बढ़ेंगी नहीं, अब कम होने की बात। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सूबाई वुज़रा से मुलाकात के दौरान छोटे ताजिरों ने खूब गिले शिकवे शिकायतें की। जिस तरह थानों के अंदर और बाजारों के अंदर ताजिरों को घसीटा गया है, मैंने थानों का दौरा किया है, उस दौरान शिकायतों पे
वहाँ थानों के अंदर मंडियां लगी हैं। तो कमीशन कराची कमीशन से मेरे बात की खिलाफ पब्लिक क्या है बाहर के अंदर, ये तो बात है, तो तरीके वाली बात है कि लावा इतना पक्या है कि पूछो पर ये किसी ने पढ़ के आदमी भी हालत कहने के ना पड़ी है। सूबाई वज़रा ने ताजिरों को यकीन दिलाया कि कारोबारी औकात बढ़ाकर ताजिरों को रिलीफ दिया जाएगा, जबकि तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला जुम्मे को इजलास में किया जाएगा। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ रिजवान आलम, समा, कराची। पंजाब के तमाम अजला में 7 जून से स्कूल्स खोलने का फैसला कर लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 50% तलबा के साथ क्लासेस होंगी। किसी स्कूल में तलबा को लगातार 2 दिन बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल्स कोरोना SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। बुलेटिन में आगे देखिए अधूरे मकबरे। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त MQM के सलमान मुजाहिद बलोच ने दायर की थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुस्तफ़ा कमाल ने 1994 से 2002 तक कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में मुलाजमत की। मिसकंडक्ट पर मुस्तफ़ा कमाल को मुलाजमत से बरतरफ किया गया, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। मुस्तफ़ा कमाल के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात नामजदगी बदनीयती और झूठ पर मबनी थे। 2 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। टूटी फूटी सड़कें, गंदगी के ढेर और शेड्स का बुरा हाल है। मुल्तान में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा लारी अड्डा मसाइलिस्तान बन गया। ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। लारी अड्डे की कहानी बता रहे हैं वहीं पर काम करने वाले ट्रांसपोर्टर खुर्रम शहजाद। मेरा नाम खुर्रम शहजाद है। मैं लारी अड्डे में काम करता हूँ। आपके सामने ये लारी अड्डे की हालत देख लें, खस्ता हुई पड़ी, जगह जगह टूट फूट का शिकार है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जनूबी पंजाब का ये सबसे बड़ा लारी अड्डा है। ये शेड टूटे पड़े हैं, टूट फूट का शिकार हुए पड़े हैं। जब हम यहाँ ला के गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो हमें डर लगता है ये गाड़ियाँ ये शेड नीचे न गिर जाएँ। गाड़ियों का नुकसान तो होगा, जिसमें अगर मुसाफिर बैठे हैं तो मुसाफिरों की जानें भी जाएंगी। ये गड़ा पड़ा हुआ है, ये तालाब का मंजर दे रहा है। जब बारिश होती है यहाँ पानी इतना खड़ा होता है तो गाड़ियाँ डूब जाती हैं। गाड़ियाँ कई बार दफ़ा गिरी हैं, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो रहा है। खुदारा कोई हाल में हमारे हाल पर रहम करो। गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है, वो कहाँ जाता है? कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। इंतजामिया खामोश बैठी है। और अब आपको दिखाते हैं बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत और उनके अधूरे मकबरों की कहानी अनदेखा पाकिस्तान में। ये कहानी है बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत और इनके अधूरे मकबरों की। उज शरीफ की पाक सरजमीन पर 500 साल से ये मकबरे यूं ही खड़े हैं। जहाँ पर भी सूफिया कराम हैं, उनका अक्सर व बेशतर बसेरा रहा दरिया के किनारे पर। जैसे सिंध से लेकर मुल्तान शरीफ तक जितना भी आप औलिया अल्लाह देखेंगे, ये कदीम तरीन शहर हैं। 550 सालों तक ये इलाका कई बार बसा और कई बार उजड़ा, और आज ये आधे अधूरे मकबरे भी कई दास्तानें सुना रहे हैं। फिरोजी, नीले और सफेद पत्थरों के ये मकबरे सूफी बुजुर्ग हजरत बहावल हलीम सरकार, उनकी बेटी बीबी जविंदी और माहिर तामीरात के हैं। बहावल हलीम सरकार ने 14वीं सदी में उज शरीफ की धरती पर कदम रखा। लोगों को दीनी तालीम देकर जादू के देश को इस्लाम का कला बना दिया।
कल्ब है बद से लर्ज़ा है इंसान का मरहबा मरहबा। अकामती इदारा बनाया था जिसे गावदूनिया कहा जाता है, जहाँ 500 तलबा और तालबात रहते थे और पढ़ते थे। इसीलिए इसको कहा जा सकता है कि बरसगीर की पहली और कदीम जो यूनिवर्सिटी है वो उच्च है। ये सबसे बड़ा मकबरा सूफी बुजुर्ग बहावल हलीम सरकार की साहबजादी हजरत बीबी जविंदी का है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीबी जविंदी का इंतकाल तो 7 साल की उम्र में हो गया था और इनकी वालदा मोहतरमा के ये जब पेट में थी तो कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, उसकी आवाज़। तो ये कि वो हवाले हैं जो इतने मुस्तरद नहीं हैं। एक मुनव्वर नूरिया शख्स को जो फ़न तामीर का एक बड़ा आर्किटेक्ट था, उसने ये बनाए थे और जब ये मज़ारात उसने बनाए तो उसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इनके साथ मेरा मज़ार भी बनना चाहिए और जो तीसरा मज़ार है वो उसी मुनव्वर नूरिया का है। 1526 में दरियाए हाकड़ा के सैलाब ने उच्च शरीफ का रुख किया तो पानी मकबरों के करीब पहुंचकर रुक गया। आधे मज़ारात पानी में बह गए लेकिन किसी कब्र को नुकसान न पहुंचा। खुरासान के बादशाह मोहम्मद इरशाद ने इनकी ये मकाबर या इनके मज़ारात तामीर करवाए और दरिया हाकड़ा या दरिया घाघरा या घारा की उस तुग़यानी की वजह से जब ये मज़ारात के कुछ हिस्से गिर गए, जिनका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है और इनकी बॉडीज़ थी उनको इन बुज़ुर्गों की वो शिफ्ट कर दिया गया हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अहाता में। पहले 3 मकबरे हुआ करते थे। यहाँ के मकामी लोगों ने अपने प्यारों को यहाँ पर मदफन करते चले गए। इन लोगों का ये मानना था कि इन बुजुर्गान दीन की तवस्सुत से हमारे जो फौत शुदगान हैं इन पे अल्लाह ताला की रहमतें होती रहेंगी। यूनेस्को ने जब इसको टेक ओवर किया तो हेरिटेज के तहत इनकी की जो तामीर है उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड भी की। लोगों का मानना है इन मकबरों ने शहर को कई सालों तक सैलाब से बचाए रखा। दीवारें गिराने के बाद यहाँ बहने वाला दरिया भी खुश्क हो गया, मगर लोगों के दिलों में इन मकबरों से अकीदत आज भी जिंदा है। बिलावल को मामू किसने बनाया, बताएंगे इसी बुलेटिन में। की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकों की इख्तितामी तकरीब 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में मुख्तलिफ किस्म की ड्रिल्स की गईं। दोनों ममालिक के दरमियान एयर डिफेंस की ये पहली मशकें हैं। ISPR के मुताबिक मशकों की इख्तितामी तकरीब में कमांडर एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुर रहमान खान ने शिरकत की। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में जारहाना और फौरी रद्द अमल की ड्रिल्स की गई। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस ने पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ की। उन्होंने उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए नई तकनीकी महारतें इख्तियार करने पर जोर दिया। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया। ट्रायल में ताखीर के नुक्ते पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से दायर दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, 2 साल बाद ज़िमनी रेफरेंस का मतलब है हार्डशिप पर जमानत पक्की। लगता है नैब मुल्जिमान से मिलकर उन्हें फ़ायदा पहुँचा रहा है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। रहनुमा खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया। अदालत उज़्मा से दरखास्त जमानत वापस ले ली। ट्रायल में ताखीर के नुक्ते पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट को 1 माह में दरखास्त जमानत पर फैसले की हदायत कर दी।
दौरान समाज जस्टिस सरदार तारक ने मार्क्स दिए, नैब ज़मीनी रेफरेंस दायर करना चाहता है। इसका मतलब है ट्रायल असर-ए-नौ शुरू होगा। 2 साल बाद असर-ए-नौ ट्रायल का मतलब है हार्डशिप के नुक्ते पर मुलजम की जमानत पक्की। लगता है नैब मुलजमान से मिलकर सब कुछ करता है ताकि उन्हें फायदा पहुँचाया जा सके। नैब को सोचना होगा कि आखिर वो कर क्या रहा है। खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह के वकील फारूक नाइक फूड पॉइजनिंग के बायस पेश न हो सके। अदालत ने जमानत कबल गिरफ्तारी की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने फरूख शाह को हदायत की कि आइंदा समाअत पर फारूक नाइक पेश न हुए तो मुतबादल वकील का बंदोबस्त किया जाए। इस्लामाबाद में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। नमाज जनाजा के बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर। शम्स कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से ईगल स्क्वाड के हेड कांस्टेबल बशीर शाह और इश्तियाक रांझा शहीद हो गए। रूटीन की गश्त कर रहे थे और इन पे फायरिंग हुई है जिससे दोनों की शहादत हो गई है। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके की नाकाबंदी की। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। सिटी कैमरास इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कुछ जगहों पे कवरेज है, कुछ पे नहीं है, लेकिन बाकी यहाँ पे जो बाकी कैमरास हैं उनसे हम हेल्प लेंगे। मुजरिमों को पकड़ने के लिए जो भी वसाइल हैं वो सारे बरूए कार लाए जाएंगे और इंशाल्लाह इनको हम कानून के दायरे में ज़रूर लाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पुलिस पर हमले पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया। वीडियो बयान में कहा, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में नई फोर्स कायम की जाएगी। कुछ अर्सा से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। पुलिस में हमारे दौर में शुहदा की तादाद जो है वो 9 हो गई है। 150 मोबाइल ईगल स्क्वाड जो है चंद दिनों में, इसी हफ्ते में इस्लामाबाद को सेफ सिटी के साथ अटैच होंगे। शेख रशीद ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा के बाद शहदा की मैयतें स्पेशल स्क्वाड के साथ आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो प्लेयर्स की बात की है, जो पहले ड्रॉप थे टीम के अंदर वापस आए हैं, वो उन दोनों का मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्पेशली इमाद का, कि अब आपके सामने सिनारियो डिफरेंट है। वहाँ पे अगर आप UAE की देखते हैं तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और वो जो थोड़ा पहले कंसर्न था कि उनकी परफॉर्मेंस UAE के बाहर शायद उस तरह की नहीं थी। तो अब अगर हम वर्ल्ड कप को देखते हैं, आने वाली सीरीज़ हमारी देखते हैं, तो ये इसलिए हमने ये डिसीजन लिए हैं। जहाँ तक बात है कि उस टाइम भी हम सारे एक ही पेज के ऊपर थे, चाहे वो हमारी टीम मैनेजमेंट थी या मेरी सिलेक्शन कमेटी थी, और अभी भी सेम हम एक पेज के ऊपर है। लास्ट 3 क्वेश्चन अनसईद यूसुफ अंजुम। देखें, सोच इसके पीछे यही है, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली जब भी आप कोई टीम बनाते हैं तो ये पहले भी हमने किया था कि अगर ये टीम सेटल हो जाती है, जो हमने साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे भेजी थी, और उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं हमारी। कुछ एरियाज़ थे जो हम इस टूर पे करने की कोशिश कर रहे हैं। सोच हमारी डेफिनेटली यही है कि यही लॉट हमारी है, वर्ल्ड कप की तैयारी वो करे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि 100% तैयारी इतने मैचेस पहले शायद ही किसी टीम की हो। तो वो जो एक हाथ आपको स्लॉट को जो नज़र आ रहा है जिस पे हमारी भी नज़रें हैं, तो शायद उस पर दोबारा सोचा जा सकता है। लेकिन मोर और लेस प्लान्स में हमारे यही लड़के हैं। यूसुफ, आपके बारे में अक्सर ये राय है कि आप सोशल मीडिया के दबाव पर आप टीम लड़कों को लेते हैं, किसी को निकाल दिया, किसी को रख लिया ताकि सारा जो है खुश हो जाए। और दूसरा ये कि वहाब रियाज और चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान ने भी पाकिस्तानी आम बरामद करने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान से आम बरामद करने वाले एक्सपोर्ट फैसिलिटी की मंजूरी दी गई है। जापानी हुकाम ने रोमी फूड्स को बैनुल-अक़वामी क़रंतीना मयार के मुताबिक करार दिया। उनका कहना था कि प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और ट्रेड कौंसिल टोक्यो की काविशें काबिल सताइश हैं। आम की एक किस्म ऐसी भी मौजूद है जिसका नाम लंगड़ा है। इस आम को लंगड़ा क्यों कहा जाता है, तफसीलात जानते हैं राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। नाम का लंगड़ा, मगर जायके और मिठास में कोई सानी नहीं। ज़राई माहिरीन इस अजीबो गरीब नाम की मुख्तलिफ रिवायात बयान करते हैं। इंडिया में एक गाँव था तो उस आदमी ने इसकी सिलेक्शन कर ली होगी, तो इसका नाम लंगड़ा इस वजह से पड़ा
कि जिस दरख्त पे ये आम लग रहा था उसका एक जो था वो लिम्ब लड़ा जिसे कहते हैं वो टूटा हुआ था, उस दरख्त का नाम लंगड़ा था। दूसरी मिथ ये है कि उस दरख्त के नीचे एक लंगड़ा फ़कीर रहता था, जिस वजह से उस दरख्त का नाम लंगड़ा पड़ गया। यूँ तो आम की सैकड़ों इकसाम मौजूद हैं, लेकिन मीठा रस भरा लंगड़ा आम अलग खसूसियत का हामिल है, जो मुकम्मल पककर पीला नहीं होता। हाँ, लंगड़ा जो चल नहीं सकता है, जो माजूर है, लेकिन असल में ये चीज़ ऐसी नहीं है। लंगड़ा एक बेहतरीन आम की किस्म है, खाने में बेहतरीन है। लंगड़ा आम नाम लंगड़ा है इसका, तो बाकी ये बहुत डिलीशियस और बहुत प्यारा आम है और इसमें रेशे नहीं होते। एक तो मुनफरिद रंगत, जायका में लाजवाब आम की ये अनोखी वैरायटी शहरियों के दिलों पर राज करती है। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कराची में अब सब्जियां भी गरीबों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मजीद मालूम करते हैं सभा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वाटर पम्प फेडरल एरिया के बाज़ार में मौजूद हूँ और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त कुछ सब्जियों में मुकाबले की दौड़ जारी है और इस मुकाबले की दौड़ में अब तक टिंडा सबसे आगे है। मुख्तलिफ बाज़ारों में इसकी कीमत अलग अलग है, लेकिन इस वक्त ये 240 रुपये से 250 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह लैला की उंगलियां और मजनू की पसलियां कही जाने वाली जो भिंडियां हैं, उनका सरकारी रेट है 103 रुपये, लेकिन ये भिंडियां इस वक्त कराची के बाज़ारों में 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं। और अगर हम बात करते हैं गरीबों की दीगर सब्ज़ियों की, तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि अरवी की सरकारी कीमत 123 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन वो 150 रुपये और उससे कहीं ज़्यादा रेट पर भी बिक रही है। कड़वा करेला जो है ना जनाब, वो 73 रुपये उसकी सरकारी रेट है, लेकिन 120 से 150 रुपये फ़ी किलो में वो भी फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह लंबी लौकी जिसका सरकारी निर्ख 63 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन वो गरीबों के इलाके में 80 रुपये किलो और जो उमरा का इलाका है वहाँ 100 और 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि सब्ज़ियाँ जो गरीबों की समझी जाती थी वो भी अब गरीबों की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।